सो गाइस, अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यू हम सीरीज बरकरार रखें तो भाई जितना प्यार बरसा सकते हो इस सीरीज पे उतना बरसाओ। हर ग्रुप में हर जगह शेयर कर दो, जिसके कारण हमें एक मोटिवेशन आएगा। और गाइस ऐसे ही हर चैप्टर के एक्सरसाइज हम आपको कंप्लीट करवा के दे देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं गाइस, तो पहला जो हमारा दिया हुआ है, ये हमें 3 बॉक्स दिया हुआ है और इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वो प्रॉपर सही रिलेशन हमें कनेक्ट करना है। तो भाई अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो मास, अरे मास कौन है? वो मूवी वाला मास नहीं, मास आपको मैंने बताया था, हाइयर द मास हाइयर द इनर्शिया। तो सिंपल सी मास का रिलेशन किसके साथ रहेगा? मेजर ऑफ इनर्शिया के साथ रहेगा। इसके बाद मास का यूनिट क्या होता है? केजी होता है। तो मास, केजी और मेजर ऑफ इनर्शिया, ये तीनों रिलेशन। देन इसके बाद गाइस वेट, वेट मैंने बोला था एक तरह का क्या होता है? फोर्स होता है। तो इसके अंदर कौन सा दिखाई दे रहा है? ये न्यूटन दिखाई दे रहा है, इसलिए वेट के सामने क्या हो गया? न्यूटन हो गया। फिर इसके बाद गाइस आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अगर हम अर्थ के सरफेस को छोड़ के ऊपर ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाता है? वैल्यू ऑफ जी होता है डिक्रीज हो जाता है। ओके, और टुवर्ड द अर्थ आएंगे तो वैल्यू ऑफ जी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो सिंपल सी बात है कि जो वेट है, वेट किससे बनता है? एम इंटू जी से बनता है। तो जी किस पे डिपेंड होता है? हाइट पे डिपेंड होता है। तो अगर जी हाइट पे डिपेंड है तो सिंपल से बात है वेट भी किस पे डिपेंड है? हाइट पे डिपेंड होगा। इसलिए वेट का यूनिट न्यूटन, और वो किस पे डिपेंड होता है? डिपेंड ऑन हाइट। अब बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई ये ना सेम ये वाला जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन था उसी की तरह है। तो उसी तरह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी फॉर्मूला क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप सभी को पता, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें है जो हम आगे देखने वाले हैं। जीरो एट द सेंटर, सेंटर पे क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अब ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसका भी यूनिट मैंने याद करवाया था और कैसे करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में मैंने बताया था। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होगा। और इसके साथ ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, नाम में ही कांस्टेंट छुपा हुआ है। तो सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, हर पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो चलते हैं आगे। इसके बाद गाइस हमें डिफरेंस दिया हुआ है बिटवीन मास एंड वेट। ये दोनों के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस हम किस तरह से फाइंड करेंगे? अगर मैं बात करूं, आप सभी को समझाना चाहूं, तो मास एंड वेट ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात, पहला, अगर मैं सबसे पहला वाला लूं तो पहला वाला आपको दिखेगा कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। ये हमने ऑलरेडी देखा था भाई, ये मैंने, और आप लोगों को जब मैं करवा रहा था ना तो उस टाइम में मैंने बताया था कि मास और वेट दोनों के बीच में डिफरेंस अपने को दिया रहेगा। तो ये दोनों मतलब स्टार्टिंग में दोनों ये जो है ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। और ये दोनों डेफिनेशन सेम टू सेम मैंने आपको उसमें करवाए हैं। दूसरा गाइस, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया और दूसरा वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स। आपको बताया था ना, वेट एक तरह का क्या होता है? फोर्स ही होता है। इसलिए वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स और मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया है। इसके बाद गाइस तीसरा, द मास ऑफ बॉडी रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम रहता है। और ये जो वेट है प्लैनेट टू प्लैनेट, इवन प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? इसका रीजन ये है m इंटू जी। ओके, क्योंकि ये वेट बनता है मास इंटू ग्रेविटी से बनता है। और जो ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये प्लेस टू प्लेस क्या होता है? चेंज होता रहता है। इसके बाद गाइस, मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो। बॉडी का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बट वेट जीरो हो सकता है। क्यों वेट जीरो हो सकता है? कि जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, तो अगर ये जीरो हो गई तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो है। अगर ये दोनों जीरो हो गया मल्टीप्लाई में, तो सिंपल सी बात है वेट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये 4, इसलिए 5 लिखा था मैंने, उसको 4 कन्वर्ट कर दिया, बस 4 ही याद करना है आपको, सिंपल। इसके बाद, will the mass and weight of an object on the earth be same as their value of mass? Why? अरे मेरे दोस्त, इसका तो आंसर वही है। Will the mass and weight of an object on the earth be same as their value on mass? Why? तो बताओ, क्या मास और वेट सेम रहेगा मास के ऊपर? मास जो हमारा प्लैनेट है उसके ऊपर सेम रहेगा? अगर सेम नहीं रहेगा, अगर सेम रहेगा तो क्यों रहेगा, नहीं रहेगा तो क्यों नहीं रहेगा, ये दोनों चीजें हम देख लेंगे। सबसे पहले, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मैं यहां से रीड करूं तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विल बी सेम एज द मास, बट इट्स वेट ऑन द बोथ द प्लैनेट विल बी डिफरेंट। सही बात है भाई, अगर मैं यहां तक रीड कर दूं तो हमें यही दिया हुआ है, किसी मास जो अर्थ पे होगा वही सेम मास पे भी होगा। बट अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट, देखो, मास हर जगह सेम होगा। अगर मैं वेट की बात करूं तो सेम होगा? नहीं सेम होगा। क्यों सेम नहीं होगा? उसका रीजन आपको मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता देता हूं। दिस इज द बिकॉज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट प्लेस डिपेंड ऑन देयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेस।
वेट किस पे डिपेंड होता है? वेट डिपेंड होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो वेट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? m इंटू जी, m इंटू जी, ये होता है m इंटू जी होता है ना। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, ये होता है। तो वेट किस पे डिपेंड होता है? जहां है वो, वहां के प्लेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है उस पे डिपेंड करता है। इसीलिए दिस इज द बिकॉज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेस। W इक्वल टू mg होता है और वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g। Since the value of acceleration due to gravity both the planet differ, the weight of object will different for both the planet। समझ में आया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लिखा हुआ है मैं ये भी लिख के बता देता हूं कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है वेट भी बढ़ेगा। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा तो सिंपल सी बात है वेट भी क्या होगा? कम होगा। तो सिंपल सी इन शॉर्ट यही है कि मास पे मास सेम रहेगा, मास जो प्लैनेट है उसमें मास सेम रहेगा, पर वेट क्या होगा? अलग होगा। वेट क्यों अलग होगा? क्योंकि वेट डिपेंड करता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, इसलिए वेट हर प्लैनेट पे क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर? अब गाइस बात करते हैं व्हाट इज अ फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? तो फ्री फॉल भाई मैंने सिंपल सी बात बताई थी आपको, सिंपल सा डेफिनेशन जो मैंने आप सभी को लिखवाया था वो सिंपल सा डेफिनेशन। फ्री फॉल मतलब ये है कि एनी ऑब्जेक्ट फॉल बिकॉज ऑफ अंडर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ओके, एनी ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, इसको ही हम बोलेंगे फ्री फॉल। क्लियर? अब चलते हैं आगे, और मैंने कुछ कंडीशन भी बताई थी इसके लिए आपको। आगे अगला, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके नाम में ही काम छुपा हुआ है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मैंने मान लो मैंने थर्ड फ्लोर पे रख दिया और थर्ड फ्लोर से मैंने इसको रिलीज कर दिया, ये नीचे क्यों आ रहा है? ये नीचे क्यों आ रहा है? क्यों नीचे आ रहा है? क्यों? अगर मैं बाइक है, बाइक को मैं बोलूं विदाउट पेट्रोल डाले बिना मैं बोलूं मैं उसको लेके जाऊंगा तो मुझे धक्के मार के लेके जाना पड़ेगा ना। बट अगर मैंने उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया और मैंने एक्सेलरेटर घुमा दिया तो गाड़ी भागना स्टार्ट हो जाएगी। उसी तरह से इसके अंदर कौन पेट्रोल डालता है? ये जो स्टोन मैंने थर्ड फ्लोर से रिलीज किया तो इसके अंदर कौन पेट्रोल डालता है? भाई इसके अंदर पेट्रोल डालने का काम ना हमारा ग्रेविटी करता है। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आता है वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी आता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ गया? मोशन आ गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो गया? मोशन आ गया। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को क्या बोलता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्यों एक्सेलरेट हुआ? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इसलिए इस एक्सेलरेशन को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। किसी भी बॉडी में फोर्स एक्ट हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? वो एक्सेलरेट होगा। उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन इट्स एक्सेलरेशन। जो अर्थ है हमारा वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है बॉडी पे और इसीलिए बॉडी क्या होती है? एक्सेलरेट होना स्टार्ट होती है। और इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? ये एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। ओके, किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेट होगा, बट यहां जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। क्लियर? सो दोस्तों अब बात करते हैं व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी के बारे में भी मैंने डिस्कस किया था, पर चलो अब यहां है तो हम बता ही देते हैं एक बार कि ऐसी एक मिनिमम वेलोसिटी जो किस लिए चाहिए? ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट को एस्केप करने के लिए। कहां से एस्केप करने के लिए? अर्थ के ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उससे बाहर निकालने के लिए। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ओके, क्लियरली समझ लो, ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जिसके कारण अर्थ क्या है समझ के रखो, अर्थ ने किसी को पकड़ के रखा हुआ, पकड़ के और जकड़ के रखा हुआ, तो इस जो पकड़ने और जकड़ने को छोड़ के बाहर निकलना है, रॉकेट को बाहर निकलना है, क्योंकि इसने रॉकेट ने पकड़ के रखा है, रॉकेट को पकड़ के रखा है इस अर्थ ने, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इसको अगर बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए उस सैटेलाइट को जो वेलोसिटी चाहिए उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट एन ऑब्जेक्ट टू एस्केप, कहां से एस्केप? फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, मतलब वो फोर्स इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी एंड इज गिवन बाय ये वाला फॉर्मूला।
क्लियर, √2 GM/r। अब चलते गाइस आगे, अगला अगला है हमारा व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स बताया था। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंटर सेकिंग फोर्स, जो फोर्स, दिस फोर्स इज ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है, डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर, या सेंटर सेकिंग फोर्स होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया था, एक स्ट्रिंग ले लो, इसको ऐसा बांध दो, ऐसे गोल 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 घुमाओ, तो इसका फोर्स कहां रहता है? अंदर की तरफ फोर्स रहता है ना। अगर यहां से फोर्स रिलीज कर दूंगे तो ये स्ट्रिंग दूर जाके गिरेगा, तो इसका फोर्स क्या है? अंदर की तरफ है। तो ऐसा जो फोर्स है, द फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगला क्वेश्चन है थ्री लॉ गिवन बाय केपलर। तो थ्री लॉ जो था वो ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ग्रेविटेशन ये चैप्टर, तो उसको जाके देखो तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, बिना मतलब इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते कि मैंने वहां समझाया था। मेनली गाइस इसके अंदर जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग केपलर लॉ, तो वो चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, जिससे हमें ये क्वेश्चन में देखेंगे, जिससे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मतलब प्रूफ क्या करना है हमें? प्रूफ ये करना है, ये हमें क्या लिखा हुआ है देखो, फिर से हम रीड करते एक बार, एक मिनट, ये क्या लिखा हुआ है? इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, इनवर्स न्यूटन टू अराइव एट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी मींस ये गाइस, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब कहने का मतलब हमें ये प्रूफ करना है। तो करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी को एक चीज पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? mv²/r, ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। बट गाइस हमें पता है, बट v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के टाइम, ये हम होता है हमारा सरकमफरेंस। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 2πr, क्योंकि सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 2πr/t। तो फिर हम क्या करेंगे? F इक्वल टू m इंटू v की जगह पे क्या आ जाएगा? 2πr/t का होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाला r। क्लियर? अब गाइस थोड़ा इसको सिस्टमैटिक और अच्छे से कर लेते हैं। m इंटू थोड़ा मैं इसको अंडरलाइन कर लूं, यहां हम अगर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा चीजें के लिए। ये देखो, अब इसको मैं रफ कर देता हूं, ये तो डायरेक्टली फाइंड ही हम करेंगे। ओके, अब देखो गाइस, अब कैसे हो जाएगा? F इक्वल m, हमारा जो m की वैल्यू थी, अब डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 से कितना हो जाएगा? 4 पाई, क्या ये 2 4 हो गया, देन पाई स्क्वायर हो गया, देन इसके बाद r स्क्वायर हो गया, देन इसके बाद हमारा ये t स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया? t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर हो गया, और t स्क्वायर के साथ ये नीचे वाला एक r भी है जो डिवाइड में था, तो ऊपर आ जाएगा ये t²r, और साथ में m तो हम भूल ही गए। क्लियरली समझा गाइस? देखो 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर, देन r स्क्वायर, और ये t ऊपर हो गया, ये भी t स्क्वायर है, और ये r, ये m। तो यहां से एक r क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो फाइनली ये क्या बचा? ये बचा हमारा 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन टी स्क्वायर, ये हमारा इतना बचा। क्लियरली इतना बचा। अब हम क्या करेंगे गाइस? ऊपर और नीचे मतलब डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर से डिवाइड भी करेंगे, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो चलो करते हैं, ध्यान दो एकदम अच्छे से। 4, अब थोड़ा हम इसको अलग अलग भी कर देंगे, 4m पाई स्क्वायर अपॉन, देखो मैंने क्या बोला, हमें आर स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने डिवाइड आर स्क्वायर से कर लिया। सेम यहां नीचे क्या बचा है? यहां देखो मैंने आर स्क्वायर तो डिवाइड और मल्टीप्लाई खुद से किया ना, ऊपर भी आर स्क्वायर से करना, नीचे भी आर स्क्वायर से करना है। ये 4 है लिखा हमने, m लिखा, देन इसके बाद पाई स्क्वायर लिखा, ये r
एक और आर, जो आर स्क्वायर हम मल्टीप्लाई करें, एक और आर, आर स्क्वायर और ये वाला आर कितना हो गया, आर क्यूब। क्योंकि गाइस मैंने अभी बताया था हमें ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई आर स्क्वायर और डिवाइड बाय आर स्क्वायर करना है। तो यहां हमने एक आर था, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आर क्यूब हो गया, और नीचे आर स्क्वायर, ये वाला टी स्क्वायर यहां लिख दिया। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो भाई, रुके रहो बताता हूं। मैंने आप सभी को केपलर के थर्ड लॉ में ये चीजें आपको याद होगा, तो मैंने ऐसा किया था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ओके, फिर हमने ये प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया था, तो ये जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया था तो इक्वल और कांस्टेंट हो गया था, और आर क्यूब डिवाइड में आ गया था, इक्वल और कांस्टेंट ऐसा हो गया था, आया था ना, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। पर यहां उल्टा लिखा हुआ है, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ है, तो ये के की वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, भाई रफ हो जाए, क्यों नहीं हो रहा है, हाँ हो गया। अगर मैं इसको रफ बोल रहा हूं, जाओ, हाँ, अगर मैं इसको करने जाऊं तो अभी ये कैसा हो जाएगा, 4m पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जैसे मैंने अभी बताया कि टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, केपलर थर्ड लॉ के थ्रू। तो यहां उल्टा दिया हुआ है, इसलिए के भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन के, क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन के, 1 अपॉन के। अब गाइस ध्यान दो, अब यहां हियर 4m, 4 की वैल्यू, m भी वहां से वो भी कांस्टेंट रहेगा, 4 भी कांस्टेंट रहेगा, पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, और गाइस ये जो k है ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो 4 भी कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, देन इसके बाद k भी कांस्टेंट। तो बस क्या बचा, जब भी हम कांस्टेंट, ये सभी कांस्टेंट और इक्वल को निकालते हैं तो भाई हमारा क्या हो जाता है पता है, हम जब भी कांस्टेंट और इक्वल को हटाएंगे तो वहां प्रोपोर्शनल का साइन लग जाता है, और प्रोपोर्शनल का साइन 4m पाई स्क्वायर और k, ये तो कांस्टेंट था निकल गया, तो कांस्टेंट और इक्वल को निकाला तो प्रोपोर्शनल का साइन हो गया, बस नीचे क्या बचा, आर स्क्वायर। यही हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसको हमने किसके हेल्प से निकाला, हमने निकाला केपलर का जो थर्ड लॉ था उससे निकाला। क्लियर। अब गाइस बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, चलो मैं इसको करके एक नए पेज पे आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर क्या दिया पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर मैं किसी भी एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकता हूं, ओके, विथ इनिशियल वेलोसिटी, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है, और वो कुछ हाइट पे रीच करेगा, हाइट h, बिफोर कमिंग डाउन, so that the time taken to go up is same as the time taken to come down। मतलब जो स्टोन को मैंने ऊपर फेंका और वो स्टोन जब नीचे आ रहा है तो दोनों टाइम 1 मतलब t1 इक्वल टू t2 होगा, मतलब जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको रिटर्न आने में लगेगा। तो भाई ये वाला डेरिवेशन हम क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। क्लिक हो जा, हाँ अच्छा एक मिनट, हाँ कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले गाइस क्वेश्चन आपके आंखों के सामने होना चाहिए कि हमने क्या देखा, जैसे मेरी आंखों के सामने, एक बार मुझे बुक रखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक स्टोन जो है वो ऊपर भी गया है और नीचे भी उसी टाइम पे आया, तो t1 इक्वल टू t2, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। वो इक्वेशन क्या है पता है, ये वाला प्यारा वाला न्यूटन्स बाबा का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको हम अंडरलाइन में 3 पार्ट में कन्वर्ट कर ले, पहले 3 पार्ट में कवर कर ले, 1 2 3। तो भाई क्या है हमारा जो न्यूटन बाबा का फर्स्ट लॉ है, क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है। फिर इसके बाद दूसरा इक्वेशन जो हमें काम, क्योंकि हमें टी निकालना है ना, तो न्यूटन बाबा का जो टी वाला जिसके अंदर टी दिख रहा है, वो दोनों इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as काम का नहीं है, क्योंकि ये जो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसके अंदर टी कहां है, हमें तो टी निकालना है, दोनों का t1 इक्वल टू t2 फाइंड करना है, जाने वाला टाइम आने वाला टाइम दोनों सेम है, ये हमें फाइंड करना है। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर। अब गाइस हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। दूसरा वाला इक्वेशन आपको दिख रहा है, हम कैसे करेंगे, हम यहां लिखते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट, एक मिनट मैं तो यहां लिखा ही हूं, क्या लिखना है बात, एक मिनट। अब देखो गाइस,
इस u की वैल्यू, ये जो हमारा u दिया हुआ है, ये जो u दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इस u की वैल्यू कहां से मिलेगी? ये जो पहला इक्वेशन दिया ना, फर्स्ट वाला इक्वेशन जो दिया हुआ है ये वाला, इसका यूज करके हम इस u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? मैं यहां लिख देता हूं, बट अभी मैं रफ भी कर दूंगा। देखो कैसे नहीं निकालते हैं। u इक्वल टू, ये 80 उस साइड चला जाएगा तो v माइनस 80 हो जाएगा, v माइनस 80। तो मैं इसके जगह पे रख देता हूं h इक्वल टू, v के जगह पे क्या आ जाएगा गाइस? मैं लाइन को लगता है मुझे हटाना पड़ेगा, हट नहीं रहा भाई, एक मिनट, पूरा ही रफ करना पड़ेगा मुझे लगता है। गाइस हम लोग नया पेज ले लेते हैं, एक मिनट। तो v इक्वल टू u प्लस 80, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा इक्वेशन क्या? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ध्यान देना गाइस एकदम अच्छे से, ये दो इक्वेशन है। तीसरा वाला मैंने क्यों नहीं लिया, मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इस u के जगह पे, इसको पुट करेंगे। कैसे? देखो यहां मैं करके दिखा देता हूं। u इक्वल टू ये वाला, ये कैसे होगा? u इक्वल टू v माइनस 80, u की वैल्यू निकल गई। अभी इस u के जगह पे हम रखेंगे, u इक्वल टू u के जगह पे क्या आ जाएगा? v माइनस 80, और आगे वाला ये t, ये वाला t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्लियर? अब गाइस हम क्या करेंगे, t को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा vt माइनस 80 स्क्वायर प्लस 1/2 80 स्क्वायर। क्लियर? अब गाइस देखो, माइनस 80 स्क्वायर 1/2 80 स्क्वायर, ऐसा समझ के लो ये 1 है, 1 में से हाफ निकालेंगे, तो हाफ ही बचेगा ना। कितना बचेगा? हाफ बचेगा। एंड बिगर नंबर को साइन किसका? 1 हाफ से बड़ा होता है, तो इसको साइन कौन सा? माइनस का। तो देखो 1 में से हाफ निकालने पे हाफ ही बचेगा, हाफ 80 स्क्वायर बचेगा। 1 में से हाफ किया तो हाफ बचा, पर 1 ये जो है वो बड़ा नंबर होता है हाफ से, इसलिए उसका साइन यहां लगेगा। ओके क्लियर? v2 माइनस 1/2 80 स्क्वायर। क्लियर यहां से? अब गाइस ये हो गया हमारा s की वैल्यू। s की वैल्यू क्या होगी? s इक्वल टू वी टी माइनस 1/2 80 स्क्वायर। इसको दे दो इक्वेशन नंबर आप 3 दे दो। इक्वेशन नंबर आपने 3 दे दिया। अब गाइस देखो हमारा जो स्टोन है वो ऊपर जा रहा है, तो उसमें लिखा हुआ है कि सर्टन हाइट दिया हुआ, हाइट कितना h है, और जो जाने वाला टाइम है उसको हमने क्या ले लिया है? जाने वाले टाइम को हमने t1 ले लिया। क्लियर? जाने वाले टाइम को हमने t1 ले लिया है, और साथ में जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए वहां क्या हो जाएगा? माइनस g हो जाएगा। क्लियर? और इनिशियल वेलोसिटी हमने पहले देखा कि इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब स्टोन ऊपर पहुंच जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी यहां क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर पहुंचने के बाद जब रुकेगा तो ही तो वापस आएगा ना। तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी इस केस में 0 है, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने वही लिया जो u इक्वल टू u। ओके क्लियर? समझ में आया? तो हम लिखेंगे फिर से, ये देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है अभी बताया, स्टोन कितने ऊपर गया? h के ऊपर गया, तो h हमने लिख दिया। देन इसके बाद गाइस v हमने बताया स्टोन का जो फाइनल वेलोसिटी है जाके रुकेगा, मतलब 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, माइनस 1/2। अब a के जगह पे क्या ले लेंगे हम? माइनस g ले लेंगे, ले लिया माइनस g, a के जगह पे माइनस g, और ये जो t है गाइस, t के जगह पे हम t1 ले लेंगे, क्योंकि हम ऊपर जाने वाली वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा t1 का स्क्वायर। अब गाइस अगर हम इसको सिस्टमैटिक करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा h माइनस, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 g t1 स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर? अब दूसरा निकालते हैं, दूसरे साइड का। भाई चलने लगा ये। दूसरे साइड का हमें क्या दिया हुआ? सो गाइस अब सीन कैसा हो गया कि जब अब स्टोन ऊपर पहुंच गया, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब जो उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है, अब स्टार्टिंग मतलब इनिशियल, वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा,
और जो फाइनल वेलोसिटी है, वैसे इसमें मैं देखो अपने को टाइम से मतलब है, देखो फाइनल का हम बिना फाइनल लिए देखो सॉल्व कर देते हैं, तो फाइनल इसमें जीरो नहीं होगा, इनिशियल जीरो हो जाएगा। तो u इक्वल टू अपना क्या होगा, जीरो हो गया। देन टाइम, इस बार t इक्वल टू टी टू ले लेंगे। देन जो हाइट है वो तो सेम हाइट है, तो s इक्वल टू एच ले लेंगे। देन इसके बाद हमारा एक्सेलरेशन अब टुवर्ड द अर्थ है, तो a इक्वल टू पॉजिटिव g हो जाएगा। क्लियर। अब देखो ये जो सेकंड इक्वेशन अपने को दिख रहा है ना, ये वाला, इसको यूज करेंगे। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस एच हो जाएगा, u जीरो हो गया क्योंकि ये जीरो है ये जीरो है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। प्लस इसके साथ ही एक मिनट वैसे, हाँ, तो ये जीरो है, u जीरो, तो ये दोनों जीरो हो जाएगा। प्लस 1/2, a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू g है, और t हमारा t2 स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब गाइस देखो ये क्या हो गया, h इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर। अब देखो ये भी h है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 4, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 5। अब देखो ये भी हाइट है, मतलब जाने वाला हाइट भी सेम था, आने वाला हाइट भी सेम, मतलब कहने का मतलब h दोनों साइड h सेम सेम है। अगर ये राइट हैंड साइड वाला सेम होता है, सिंपल सी बात है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड वाला अगर सेम होता है तो राइट हैंड साइड वाला भी सेम हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, 1/2 gt1 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 gt2 स्क्वायर। 1/2 कैंसल, जी कैंसल, क्या बचा, t1 स्क्वायर इक्वल टू t2 स्क्वायर। अब दोनों साइड से स्क्वायर रूट बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, t1 इक्वल टू t2। क्लियर हो गया। तो जाने का टाइम आने का टाइम दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। क्लियर। तो भाई यहां हमने फाइंड करके दे दिया। अब चलते आगे। अब अगला क्या है गाइस, इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम ट्वाइस इट्स वैल्यू, इट विल बिकम 2 times मोर डिफिकल्ट टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट अलोंग द फ्लोर। इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम ट्वाइस, अगर वैल्यू ऑफ जी को हम बढ़ा देंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो डिफिकल्ट हो जाएगा पुल करने के लिए, खींचने के लिए फ्लोर पे। वाई, अरे भाई सिंपल सी बात है ना, वेट किससे बनता है, मास और ग्रेविटी से बढ़ता है ना। तो अगर ग्रेविटी की वैल्यू को हम बढ़ा देंगे तो सिंपल सी बात है, वेट भी बढ़ जाएगा, और वेट बढ़ गया मतलब फोर्स बढ़ गया है। तो वेट और ऑब्जेक्ट डिपेंड होता है मास, वेट किस पे डिपेंड होता है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास और जी पे डिपेंड होता है। इफ द वैल्यू ऑफ जी डबल, द फोर्स विद द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट आल्सो बिकम ट्वाइस। अगर जी की वैल्यू डबल हो गई तो जो हमें इसको खींचने के लिए वो भी फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि वेट किस पे डिपेंड होता है, मास और ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को डबल कर दिया तो हमें फोर्स भी डबल करना पड़ेगा उस चीज को खींचने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेट भी एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है। द ऑब्जेक्ट बिकम ट्वाइस एज हैवियर मेकिंग इट्स हार्डर टू बी पुल्ड अलोंग द फ्लोर। तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, हैवियर, डबल हैवियर हो जाएगा, खींचने के लिए हार्डर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी को हमने डबल कर दिया है। तो सेम ही है वैसा। अब चलते हैं, एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है गाइस। देखो ये अर्थ है, अर्थ के मैं सेंटर पे हूं, सेंटर पे हूं मतलब इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है। अब अगर सिंपल सी बात है, अगर दोनों साइड से मान लो इधर +5 है, इधर -5, तो जो अपोजिट फोर्सेस होते हैं वो इसके रिजल्ट को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, और वहां रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, जीरो हो जाता है। मान लो कोई बंदा इधर से भी खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, दोनों इक्वली प्रोपोर्शन में खींच रहे हैं, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, जीरो लगेगा, क्योंकि ये भी +5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये भी -5, ये +5 लगा रहा है, ये -5 क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में। तो साइन हम इसलिए डायरेक्शन के लिए दिखा रहे हैं। तो अगर +5 -5 का जीरो हो जाएगा, उसी तरह इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो सिंपल सी बात है, इस पे जो लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो लिखा है, एट द सेंटर ऑफ अर्थ force due to any portion of the earth at the center will be cancelled due to portion opposite to it। दोनों साइड से इक्वल, ओके, दोनों साइड से इक्वल अमाउंट में अपोजिट फोर्सेस लगने के कारण वो फोर्सेस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑन एनी बॉडी विल बी जीरो। ओके, तो बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंस न्यूटन लॉ वी नो F इक्वल टू mg। ओके, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू mg। सिंस मास m ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी नेवर बी जीरो, मास तो जीरो नहीं हो सकता, बट फोर्स यहां जीरो, अगर फोर्स जीरो हो गया तो सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है।
इफ व्हेन f इक्वल टू 0 देन g हैज टू बी 0, दस द वैल्यू ऑफ g इज 0 एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। यहाँ फोर्स 0 हो जाता है, और फोर्स 0 हो गया मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी 0 हो गई, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गई, इसीलिए ये अगर फोर्स 0 हो गया तो जी भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, बस यही इतना सा था। तो भाई चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जो लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया, लास्ट क्वेश्चन में देखो यही दिया हुआ है कि एक प्लैनेट है हमारा प्यारा सा, और एक स्टार है, एक स्टार है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r रहेगा तो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होगा, t होगा। बट वही अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूं, 2r कर देता हूं, तो उस समय टाइम पीरियड कितना रहेगा, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। अगर मैंने डिस्टेंस 2r कर दिया, डिस्टेंस पहले r था तो टाइम पीरियड t लग रहा था, अगर 2r हो जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, वो यहाँ टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है, पर मुझे इसको प्रूफ करके देना है कि सच में यही होगा कि नहीं होगा। तो चलो कैपलर का लॉ फाइंड। कैपलर का क्या लॉ था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बस अब यहां जो डिस्टेंस दिया हुआ है तो डिस्टेंस को कैपिटल आर दिया, तो हम भी कैपिटल आर ले लेंगे। ये ओरिजिनल डिस्टेंस है, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब गाइस जो हमें नया डिस्टेंस दिया हुआ है कि जो हमने बढ़ा दिया, तो उसके लिए टाइम पीरियड कितना लगा, टी स्क्वायर ऑफ 1, नया टाइम पीरियड हमने टी स्क्वायर ऑफ 1 ले लिया, इज प्रोपोर्शनल टू, और वहां जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस अब लगेगा वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, नहीं, जब नया टाइम पीरियड तो डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इस r के जगह पे हम क्या ले लेंगे, डिस्टेंस की जगह पे 2r का क्यूब ले लेंगे, तो हो गया सेकंड। अब गाइस अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, r के क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर, इसको नहीं, सो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल है, मान लो ये हमारा एक प्लैनेट है, ये हमारा प्लैनेट है और ये स्टार है, एक स्टार बना दे भाई। अगर आपको बारिश की आवाज सुनाई दे रही है तो आपको लग रहा होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो टाइम ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन t हो जाएगा। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 2r कर दे, तो जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, √8t। तो यही मुझे फाइंड करना है कि सच में प्रूफ करके दिखाना है कि जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो क्या टाइम पीरियड चेंज हो जाता है, और यहां टाइम पीरियड ऑलरेडी दिया हुआ √8t। तो चलो ये करने वाले हम, ये सॉल्व करके देने वाले, ये भी कैपलर के लॉ। तो कैपलर का लॉ क्या था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। बट हमें ये डिस्टेंस होता है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है, जो एक्चुअल डिस्टेंस दिया हुआ है आर क्यूब दिया हुआ है। ओके, फिर हमने क्या किया, हमारे अंदर मस्ती, हमने क्या किया है कि डिस्टेंस को चेंज कर दिया, डिस्टेंस को चेंज कर दिया तो टाइम भी चेंज हो गया, इसलिए हमने यहाँ टी स्क्वायर ऑफ 1 ले लिया। अब डिस्टेंस कितना हो गया, 2r हो गया, इसलिए इस r के जगह पे हमने 2r ऑफ क्यू लिख दिया। तो भाई ये कितना हो जाएगा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, टी स्क्वायर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आर क्यूब। अब गाइस हम क्या करेंगे, सेकेंड को फर्स्ट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड, तो सेकेंड की, सेकेंड ही तो निकालना है, t1 का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। देखो सेकंड की वैल्यू को हम फर्स्ट से क्या करें, डिवाइड करें। अब बोलोगे सर ये प्रोपोर्शनल का साइन कहां चला गया, तो भाई जब भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो इक्वल और कांस्टेंट, तो दोनों का कांस्टेंट सेम रहता तो कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, तो यहाँ इक्वल का साइन लग गया। तो यहाँ ऊपर के इसका t1 और इसका ऊपर वाला क्या था 8r क्यूब, और ये टी स्क्वायर का क्या था r क्यूब था, तो r क्यूब कैंसिल ना। अब ये जो टी स्क्वायर है, t1 स्क्वायर इक्वल 8, और ये टी स्क्वायर है, ये डिवाइड में था, इक्वल के साइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब गाइस क्या होगा, इसको मैं यहां लिख लेता हूं, ये देखो t1 स्क्वायर इक्वल 8 टी स्क्वायर। अब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर को बाहर निकालना है, तो ये हो जाएगा t1 8 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, मतलब आगे जाके लॉग टेबल में होता है बट अभी आपका नहीं है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और टी स्क्वायर का तो टी हो जाएगा ओनली, क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों साइड से हमने निकाल दिया, यहाँ से भी निकल गए, यहाँ के निकल गए। 8 का स्क्वायर रूट आपके लेवल पे नहीं होता, इसलिए हमने √8 ले लिया, और ये हो गया, हमने प्रूफ कर दिया।
तो फाइनली गाइस ये पूरा हो गया। अब बचा न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल का अलग रहेगा, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसका अलग रहेगा। तो न्यूमेरिकल की सीरीज अलग। हम देखना चाहते हैं आप कितना प्यार और मोहब्बत इस सीरीज पे दिखा रहे हैं, तो कंटिन्यू ये चीजें आती रहेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद दोस्तों।